हेलो दोस्तों, आप सभी का अनु IQ स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के संघ और इसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4, एक विस्तृत विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आखिर था क्या? इसे लाने की नौबत क्यों आई और कैसे इस एक कानून ने भारत में ब्रिटिश राज की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी? और ये कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी जिसका काम सिर्फ मसाले और कपड़ा खरीदना बेचना था, वो धीरे धीरे एक पूरा देश चलाने लगी। 1773 का एक्ट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था। ये वो पल था जब ब्रिटिश संसद ने पहली बार कहा, रुको, ये कंपनी हमारे हाथ से निकल रही है, इसे काबू में करना होगा। ये एक कमर्शियल कंपनी को एक राजनीतिक ताकत में बदलने का पहला, आप कह सकते हैं, ऑफिशियल दस्तावेज था। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? ये सब शुरू कैसे हुआ? मुझे लगता है हमें 1773 से थोड़ा और पीछे जाना होगा। हमारे सोर्सेज इशारा करते हैं 1765 की तरफ, इलाहाबाद की संधि। देखने में तो ये सिर्फ एक समझौता लगता है जो मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इसमें ऐसा क्या खास था जिसने सब कुछ बदल दिया? इसमें खास था एक शब्द, दीवानी। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। अब सोचिए, ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं था। दीवानी का मतलब था सिविल जस्टिस, यानी जमीन, जायदाद और पैसों से जुड़े मामलों में इंसाफ करने का हक भी। अच्छा। रातों रात एक व्यापारिक कंपनी कानूनी तौर पर भारत के सबसे अमीर और बड़े इलाकों में से की शासक बन गई। असली पावर शिफ्ट यहीं से शुरू हुआ। यानी अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि सरकार बन गई थी। और सरकार बनते ही, जैसा कि अक्सर होता है, असली खेल शुरू हुआ। सोर्सेज में 1765 से 1773 तक के दौर को लूट का युग कहा गया है। ये बहुत भारी शब्द है। क्या वाकई हालात इतने खराब थे? लूट का युग शायद फिर भी एक छोटा शब्द है। इसे आर्थिक निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। मतलब वो दौर खुली लूट का था। कोई शर्म लिहाज नहीं था, बस जितना हो सके पैसा निचोड़कर इंग्लैंड भेजना था। कंपनी के अफसर रातों रात अमीर हो रहे थे। वो अपना प्राइवेट व्यापार कर रहे थे, भारतीयों से जबरदस्ती तोहफे और रिश्वत ले रहे थे। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और वो वाकई हैरान करने वाले हैं। कहा गया है कि बंगाल के कुल रेवेन्यू का लगभग 33% यानी 1/3 हिस्सा सीधे इंग्लैंड चला जाता था। 1 मिनट, किसी भी प्रांत की पूरी कमाई का 1/3 हिस्सा बस यूं ही देश से बाहर भेजा जाता था। इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा होगा? असर भयानक था। बंगाल, जो कभी भारत का सबसे अमीर सूबा था, वहां अराजकता फैल गई। कुशासन का आलम यह था कि कंपनी के कर्मचारी तो अमीर हो रहे थे, अच्छा, लेकिन खुद ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। कर्मचारी मालामाल और कंपनी कंगाल। राइट। और जब कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा, तब जाकर लंदन में बैठे लोगों की नींद खुली। उन्हें समझ आया कि भारत में कुछ बहुत गलत हो रहा है। और इसी कुछ गलत को ठीक करने के लिए एंट्री होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो इसके मकसद साफ थे। पहला, कंपनी के काम को कंट्रोल करना। दूसरा, इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। और तीसरा, भारत में एक सिस्टम बनाना। एक तरह से कहें तो एक लिखित संविधान की नींव रखना। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल पूछना जरूरी है। ब्रिटिश सरकार को एक प्राइवेट कंपनी के काम में दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी? वजह यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी नहीं थी। वो भारत में अपनी सेना रख रही थी, वो देशी राजाओं से युद्ध कर रही थी, संधियां कर रही थी। वो एक देश के अंदर दूसरा देश चला रही थी। ब्रिटिश सरकार को डर था कि ये बेकाबू ताकत कल को खुद ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा न बन जाए। इसलिए ये एक्ट कंपनी पर ब्रिटिश संसद का कंट्रोल स्थापित करने की पहली गंभीर कोशिश थी। तो ठीक है, लंदन ने तय कर लिया कि अब लगाम कसनी पड़ेगी, लेकिन ये कैसे किया गया? सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने 2 तरफा हमला किया। एक सुधार इंग्लैंड में किया गया और दूसरा भारत में। ये दिलचस्प है। मतलब समस्या सिर्फ भारत में नहीं थी। बिल्कुल नहीं, समस्या की जड़ तो इंग्लैंड में ही थी। लंदन में कंपनी के जो मालिक और डायरेक्टर बैठे थे, वो भारत में अपने कर्मचारियों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। वहां से ऑर्डर कुछ आता था और भारत में होता कुछ और था। तो ये जरूरी था कि पहले हेड ऑफिस को ठीक किया जाए, तभी जाकर ब्रांच ऑफिस सुधरता। तो चलिए पहले लंदन की बात करते हैं। वहां क्या बदला गया? इंग्लैंड में कंपनी का सारा काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की एक 24 लोगों की टीम देखती थी। एक्ट ने सीधा इसी टीम के स्ट्रक्चर पर हमला किया।
हाँ, और ये बदलाव सीधे सीधे कंपनी के मैनेजमेंट को बदलने वाले थे। उन्होंने सोचा कि अगर हम डायरेक्टर्स को ही कंट्रोल कर लें तो पूरी कंपनी कंट्रोल में आ जाएगी। पहला बदलाव ये किया गया कि डायरेक्टर का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया और हर साल सिर्फ 1/4 सदस्य रिटायर होंगे। ये तो समझ आता है, इससे पॉलिसी में एक स्थिरता आएगी। लेकिन एक और बदलाव था वोटिंग अधिकारों को लेकर। पहले 500 पाउंड के शेयर वाला भी वोट दे सकता था, अब कम से कम 1000 पाउंड के शेयर होना जरूरी कर दिया। इसका क्या मतलब था? इसका मकसद था कंपनी के मैनेजमेंट से छोटे मोटे शेयर होल्डर्स को बाहर करना। विचार ये था कि जिनके ज्यादा पैसे लगे हैं वो कंपनी के भविष्य को लेकर ज्यादा गंभीर होंगे और शॉर्ट टर्म फायदे के लिए नीतियां नहीं बदलेंगे। अच्छा, एक तरह से ये सत्ता को कुछ अमीर और प्रभावशाली लोगों के हाथों में देने की कोशिश थी ताकि कंपनी में स्थिरता आए और उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। तो ये तो हुई लंदन की बात, जहां कंपनी के मालिकों पर लगाम कसी जा रही थी। लेकिन असली खेल तो भारत में चल रहा था। वहां क्या बदला गया? यहाँ पर एक शब्द बार बार आता है, केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन। और ये भारत में एक यूनिफाइड ब्रिटिश सत्ता बनाने की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम था। इससे पहले भारत में 3 ब्रिटिश पावर सेंटर थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तीनों प्रेसिडेंसी अपने अपने हिसाब से काम करती थीं, लगभग आजाद थीं। ये एक्ट इस सिस्टम को तोड़ने के लिए लाया गया था। तो हुआ ये कि बंगाल को इन दोनों के ऊपर सुप्रीम बना दिया गया। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर अब युद्ध या शांति जैसे बड़े फैसले बंगाल से पूछे बिना नहीं ले सकते थे। और सबसे बड़ा बदलाव, बंगाल के गवर्नर की पोस्ट का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ये सिर्फ नाम का बदलाव था या इससे सच में कोई फर्क पड़ा? नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये शक्तियों का केंद्रीकरण था। अब भारत में एक ऐसा आदमी था, गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश हितों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि था। एक सेंट्रल कमांड बनाई गई। राइट। वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और उसे नागरिक और सैनिक दोनों मामलों का हेड बना दिया गया। लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए 4 सदस्यों की काउंसिल भी बना दी गई और सारे फैसले बहुमत से होने थे। सुनने में तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस जैसा लगता है, पर क्या ये सिस्टम काम कर पाया? यहीं पर इस एक्ट का सबसे बड़ा डिजाइन फॉल्ट था, एक बहुत बड़ी खामी। गवर्नर जनरल को काउंसिल के फैसले को वीटो करने यानी खारिज करने का अधिकार ही नहीं दिया गया। ओहो। इसका मतलब यह था कि अगर 4 में से 3 सदस्य उसके खिलाफ हो जाएं, तो गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता था, चाहे वो कितना भी सही क्यों ना हो। तो मतलब आपने भारत का सबसे ताकतवर आदमी तो बना दिया जी। लेकिन उसकी अपनी ही टीम में उसे शक्तिहीन कर दिया। और जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, असल में हुआ भी यही। काउंसिल के 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बावेल। इनमें से पहले 3 हमेशा हेस्टिंग्स के खिलाफ गुट बनाकर रहते थे। बिल्कुल, बारवेल अकेला हेस्टिंग्स का समर्थक था। नतीजा ये हुआ कि सरकार लगभग ठप पड़ गई। काउंसिल में रोज झगड़े होते थे और ये झगड़े सिर्फ बहसों तक सीमित नहीं थे। बात इतनी बढ़ गई कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और काउंसिल के सदस्य फिलिप फ्रांसिस के बीच एक द्वंद्व युद्ध हुआ। मतलब दोनों ने एक दूसरे पर पिस्तौल से गोली चलाई। 1 मिनट, क्या कह रहे हैं आप? बंगाल का गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के सदस्य के साथ खुलेआम गोलीबारी कर रहा था। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। हाँ, सोचिए जमीनी हकीकत क्या रही होगी। ये कोई छोटा मोटा ऑफिस का झगड़ा नहीं था। ये दिखाता है कि लंदन में बैठकर बनाया गया कानून असल में भारत में कितना बड़ा सिरदर्द बन चुका था। सरकार के 2 सबसे बड़े लोग एक दूसरे को जान से मारने पर तुले थे। इससे प्रशासन में एक डेडलॉक, एक गतिरोध पैदा हो गया जो कई सालों तक चला। वाकई ये किस्सा उस दौर की पूरी कहानी कह देता है। अच्छा, इस एक्ट का एक और बड़ा कदम था 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव था। निश्चित रूप से ये भारत में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था को एक औपचारिक शक्ल देने की पहली कोशिश थी। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करना एक मॉडर्न सरकार बनाने की निशानी होती है। सर एलिजा एम्पे को पहला चीफ जस्टिस बनाया गया और उनके साथ 3 और जज थे। हमारे सोर्सेज में इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। इसका आम भाषा में क्या मतलब है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का सीधा सा मतलब है कि इस अदालत के सभी फैसलों और कार्यवाही को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया जाता था। ये रिकॉर्ड्स भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल या सबूत का काम करते थे। ये आज भी हमारी न्याय व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। और जिस चीज से ये सब शुरू हुआ था, भ्रष्टाचार, उसे रोकने के लिए भी तो कुछ किया गया होगा। हाँ, और इस पर सीधा हमला किया गया। 2 कड़े नियम बनाए गए।
पहला, कंपनी का कोई भी कर्मचारी अब अपना निजी व्यापार नहीं कर सकता था। और दूसरा, किसी भी भारतीय से तोहफा, इनाम या रिश्वत लेना पूरी तरह से बैन कर दिया गया। अच्छा। ये सीधे तौर पर लूट के युग पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक थी। मकसद था कंपनी के प्रशासन को पेशेवर बनाना और उसे हो रहे घाटे से उभारना। लेकिन क्या यहाँ भी कोई समस्या थी, जैसे काउंसिल के साथ हुई? बिल्कुल थी, और ये समस्या भी वैसी ही थी। ब्रिटिश संसद ने दो बड़ी ताकतें बना दी, एक गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल यानी सरकार, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि किसकी शक्ति कहाँ खत्म होती है और कहाँ से शुरू होती है। उनका अधिकार क्षेत्र क्या है, ये साफ नहीं था। नतीजा, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक और पावर स्ट्रगल शुरू हो गया, जिसने आने वाले सालों में बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी की। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट का असली महत्व क्या था? इसकी विरासत क्या है? अपनी तमाम खामियों और गलतियों के बावजूद ये एक्ट एक टर्निंग पॉइंट था। इसने तीन बड़ी चीजें की। पहली, इसने भारत में एक लिखित संवैधानिक ढांचे की शुरुआत की। कानून का राज कागज पर ही सही शुरू हुआ। दूसरी, इसने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह बनाया। कंपनी की मनमानी पर पहली बार लगाम लगी। और तीसरी, इसने सुप्रीम कोर्ट के रूप में एक आधुनिक न्यायपालिका की नींव रखी। मतलब ये कि कानून परफेक्ट नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। एकदम। ये एक साम्राज्य चलाने का पहला ब्लूप्रिंट था। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे जल्दबाजी में बनाया गया था और जिसमें कई झोल थे। लेकिन इसी ब्लूप्रिंट पर आगे चलकर पिट्स इंडिया एक्ट और दूसरे चार्टर एक्ट्स की इमारत खड़ी हुई। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का चरित्र हमेशा के लिए बदल दिया। वो अब सिर्फ मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं रही, बल्कि वो ब्रिटिश संसद के इशारे पर चलने वाली एक राजनीतिक ताकत बन गई। तो कहानी ये है कि अराजकता और लालच से पैदा हुई एक समस्या को सुलझाने के लिए एक कानून बनाया गया। और इसके क्षेत्र के बारे में है। हमारे पास कुछ बहुत ही रोचक स्लाइड्स हैं जो अनुच्छेद 1 से 4 तक सब कुछ समझाती हैं। हमारा मकसद ये समझना कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है और इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए इसे खोलते हैं। पहली स्लाइड, अनुच्छेद 1 का परिचय। इसमें कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। यहाँ दो बातें साफ हैं, देश के दो नाम इंडिया और भारत, और शासन पद्धति जिसे संघीय ढांचा कहा गया है। हाँ, और यहाँ ये राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा ने जानबूझकर राज्यों का परिसंघ या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह संघ शब्द चुना। अच्छा जी, इसका मतलब दो बातें हैं। पहली, भारत किसी भी राज्य के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। और दूसरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह संघ अविभाज्य है। तो ये संघीय व्यवस्था असल में काम कैसे करती है? अगली स्लाइड इसी की प्रकृति के बारे में है। सैद्धांतिक रूप से संघात्मक शासन का मतलब है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। स्लाइड कहती है कि भारतीय संविधान पूरी तरह से संघीय नहीं है। केसी वेयर ने इसे अर्ध संघात्मक कहा है, क्वाजी फेडरल। हाँ, और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अर्ध संघात्मक का मतलब है कि ढांचा तो संघीय है, लेकिन झुकाव वो एकात्मक यानी यूनिटरी है। एकात्मक यानी राज्यों की तुलना में केंद्र कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आप इसे एक ऐसे तराजू की तरह समझ सकते हैं जिसका एक पल्ला मतलब केंद्र वाला हमेशा भारी रहता है। अच्छा, तो इस संघ या भारतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो राज्यों का क्षेत्र मतलब टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, दूसरा संघ शासित क्षेत्र या यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा है अधिगृहित क्षेत्र, अक्वायर्ड टेरिटरीज, मतलब ऐसे क्षेत्र जिन्हें भविष्य में सरकार द्वारा हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम संविधान की पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। केंद्र के ज्यादा शक्तिशाली होने की बात को समझने के लिए भारत और अमेरिका की तुलना बहुत अच्छी है ना? भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिव स्टेट्स। इसका मतलब है कि संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यों की सीमाएं या उनका अस्तित्व वो बदला जा सकता है। सही। वही अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है,
इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। वहां केंद्र राज्यों की सीमाओं को नहीं बदल सकता। और ये अंतर मौलिक है। ये दिखाता है कि भारत में संसद किसी राज्य का क्षेत्र बदल सकती है, नाम बदल सकती है या उसे खत्म करके नया राज्य बना सकती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहां राज्य एक समझौते के तहत साथ आए थे। संसद की इसी शक्ति को अनुच्छेद 2 और 3 विस्तार से बताते हैं। अनुच्छेद 2 उन क्षेत्रों के बारे में है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। जी, यह संसद को 2 शक्तियां देता है ना? एक तो नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और दूसरी नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। इसका एक क्लासिक उदाहरण सिक्किम का भारत में विलय है। बिल्कुल। जबकि अनुच्छेद 2 बाहरी विस्तार के लिए है, अनुच्छेद 3 भारत के भीतर राज्यों के पुनर्गठन के बारे में है। इसके तहत संसद के पास 5 मुख्य शक्तियां हैं। किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके नया राज्य बनाना, 2 या अधिक राज्यों को मिलाना, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना और किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन करना। हाँ, ये 5 शक्तियां। लेकिन क्या संसद ये सब अपनी मर्जी से कर सकती है? इसकी एक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया के 2 मुख्य शर्तें हैं। शर्त 1, ऐसा कोई भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जा सकता है। सॉरी। और शर्त 2, राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसका मत यानी ओपिनियन जानने के लिए भेजते हैं। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा भी तय की जाती है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या राज्य का मत केंद्र पर बाध्यकारी है? हाँ, यही मैं पूछने वाली थी। तो जवाब है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। जी, राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वे राज्य के सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अंततः भारत में राज्यों के अस्तित्व और उनकी सीमाओं पर पूरा नियंत्रण संसद यानी केंद्र का है। यही विनाशी राज्यों का असली मतलब है। और इस पूरी प्रक्रिया को और भी लचीला बनाने के लिए अनुच्छेद 4 है। हाँ, ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और इसका महत्व बहुत बड़ा है। कैसे? इसका मतलब है कि राज्यों की सीमाओं को बदलने या नए राज्य बनाने जैसे बड़े फैसलों के लिए संसद में विशेष बहुमत मतलब स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। अच्छा। ऐसे विधेयक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से पारित किए जा सकते हैं, जो प्रक्रिया को बहुत आसान और तेज बना देता है। यह केंद्र सरकार को राज्यों के पुनर्गठन के मामले में काफी लचीलापन प्रदान करता है। तो संक्षेप में अगर हम देखें, अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करता है। सही। अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों को शामिल करने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 3 संसद को मौजूदा राज्यों की सीमाओं और नामों को बदलने की पूरी शक्ति देता है। लगभग पूरी शक्ति। और अनुच्छेद 4 यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रक्रिया साधारण बहुमत से पूरी की जा सके, इसे संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया से बाहर रखते हुए। बिल्कुल।